वेलकम बैक। आई एम नवीन कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल स्किल्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करने वाला हूं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, हमें ट्रांसलेशन करने के लिए बेसिक कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी चीजों को जानना जरूरी होता है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आप जो भी मेरा वीडियो देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पे आप जाते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में 3 प्लेलिस्ट इंग्लिश क्लासेस से रिलेटेड बना रखा हूं। एक है इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक है इंग्लिश स्पोकन और एक है इंग्लिश ग्रामर। मैं इसलिए बना रखा हूं कि किसी स्टूडेंट को इंग्लिश सीखने में और उसका मास्टर बनने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप स्टडी करते हैं, सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गया, ये सब अगर स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक चीजों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वीडियो को देखे, किस वीडियो को देखे, कैसे देखे। तो क्या होता है, वहां बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के वीडियो बीच में आपको अपलोड कर देते हैं। स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है कि कौन सा चैनल सेलेक्ट करे। आप कोई भी सा चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं जो टीचर से आप कनेक्शन बना सकते हैं, जिनकी लैंग्वेज, जिनकी भाषा आपको समझ में आ रही है, वो किसी एक टीचर के चैनल को आप सेलेक्ट करके और वो देखिए कि क्या वो स्टार्टिंग से क्लास 1, 2, 3 यानी स्टार्टिंग से सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं कि नहीं। स्टूडेंट के लिए या सीखने वालों के लिए तभी फायदा होगा। तो दोस्तों, मैंने जो आपको अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखा है वो इंग्लिश क्लासेस के लिए 3 जो कैटेगरी है प्लेलिस्ट का बना रखा है, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन। और शुरू से यानी कि 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप जिस प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से आपको क्लासेस के उस इंग्लिश विषय के आपको टॉपिक्स मिलेंगे और आपको ट्रांसलेशन हो, स्पोकन हो या ग्रामर हो, सीखने में दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, ओह, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं इंग्लिश बहुत भारी सब्जेक्ट है, हम इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। बहुत सारे स्टूडेंट है ट्रांसलेशन बना लेते हैं लेकिन ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेते हैं लेकिन उसको बोल नहीं पाते हैं। तो आज मैं बताता हूं कि ट्रांसलेशन एक्चुअली होता क्या है। तो चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर दे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी दबा देंगे दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। किसी भी चीज का एक परिभाषा होता है। तो यहां देखिए, ट्रांसलेशन इज एन आर्ट एंड लाइक ऑल अदर आर्ट्स इज डिफिकल्ट टू मास्टर, फॉर इट सीक्स टू कन्वे द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ व्हाट इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी कह रहा है, ये जो मैंने लिखा है इसका हिंदी हुआ कि ट्रांसलेशन क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। जिस प्रकार और भी कला है उसी प्रकार ट्रांसलेशन एक कला है और इसका मास्टर बनना डिफिकल्ट है, जैसे और कला का मास्टर बनना। आप मास्टर, कला का मास्टर नहीं हो सकते हैं, आप ज्ञाता हो जाते हैं लेकिन मास्टर नहीं हो सकते हैं। मास्टर करने का मतलब टीचर नहीं, मास्टर मतलब उस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, यानी कि ज्ञाता हैं, आप उस सब्जेक्ट को जानते हैं, लेकिन मास्टर होना किसी भी आर्ट में डिफिकल्ट है। उसी तरह ट्रांसलेशन में भी, चाहे वो कोई भी हो, मैं हो या कोई भी हो। तो दोस्तों, पहले समझना चाहिए कि एक्चुअली ट्रांसलेशन होता क्या है। तो फिर आपका जो सेकेंड लाइन क्या कर रहा है कि For it seeks to convey the exact meaning of what is expressed from one language to another। यह एक प्रक्रिया है ट्रांसलेशन कि हम खोजते हैं वो चीजों को
जैसे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है उसका हम एग्जैक्ट कोशिश करते हैं हिंदी मीनिंग निकालना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यानी कि आप एक लैंग्वेज को अपनी दूसरे लैंग्वेज में मैसेज को कन्वे कर देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और हम लोग क्या करें, और अगर ये चीज और ये मूल मंत्र आप समझ गए कि ट्रांसलेशन क्या है, अब हमें बोलने में कहां दिक्कत होती है, स्पोकन नहीं समझ पाते, वो स्पोकन नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीजन है कि जब हमें कोई सेंटेंस मिलता है या कोई हम हिंदी सेंटेंस सोचते हैं, अब उसका बैठ के क्या करते हैं हम लोग, आप बहुत लोग करते होंगे, क्या करते हैं एग्जैक्ट उसका दिस इज, अरे ये क्या होगा, इसका क्या होगा, आप उसी में आपकी फ्रीक्वेंसी, आप जब सोचते हैं, एक्चुअली हम लोग क्या है, इंडियन है, हम लोग पहले हिंदी में सोचते हैं और उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलते हैं। उस केस में क्या होता है, जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लगेंगे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने, आप उसी समय फेल हो जाते हैं, आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी लाइन को बोल नहीं पाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ग्रामर है रिटेन, मैंने पहला भी फर्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया है। ग्रामर इज अ डिफरेंट थिंग। जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, जब आप किसी एग्जाम देते हैं, तो वहां ग्रामर के रूल्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन जब स्पोकन करते हैं, बोलते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को, व्यू को, थॉट को एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को शेयर करते हैं। बोलना बहुत आसान है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप हिंदी बोलते हैं, क्या हिंदी सीखने के लिए आप डेली नई नई शब्दों को, नई नई चीजों को सीखते हैं? नहीं सीखते हैं। आप जो कॉमन वर्ड है, कॉमन जो शब्द है, वो एक बार सीख लिए, उसी को रिपीट करते रहते हैं, उसी को बोलते रहते हैं। उसी प्रकार दुनिया का कोई भी लैंग्वेज है, या वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, जर्मन हो, चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, एक बार जब हम कॉमन चीजों को सीख लेते हैं, उसी को हम अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश भी दोस्तों सीखना उतना ही आसान है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप मेरे क्लास को फॉलो करें, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और एक एक वीडियो को देखें, मैं आपको इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जरूर बना दूंगा। दोस्तों तो चलते हैं, जो ट्रांसलेशन के लिए बेसिक कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन चीज जानना मुझे जरूरी होता है, वो चीजों को सबसे पहले हम जान लेते हैं, तब हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों देख, सबसे पहले ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले हम इस टेबल को ध्यान से आप लोग देख लेंगे, गौर से, क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, जब हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो इस टेबल को आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो अभी मैं बता रहा हूं, ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले जो आपको ट्रांसलेट करने में इसका यूज होगा। ये टेबल बनाया हूं, ये प्रोनाउन के नंबर, पर्सन और केस है। यानी कि ये जो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले प्रयोग होता है, इंस्टेड ऑफ नाउन। तो उसी का मैंने एक टेबल बनाया है। जैसे पहला है केस, दूसरा है केस हो गया इधर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि पर्सन होता है पुरुष, वो 3 प्रकार के हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट जो बात कर रहा है, सेकेंड जिससे बात किया जा रहा है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये टेबल उसी हिसाब से मैं बनाया हूं, जहां पे फर्स्ट पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज होता है, सेकेंड पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज होता है, और थर्ड पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज होता है। केस क्या हुआ कि अब नाउन का जो केस है, यानी कि कर्ता के जगह सब्जेक्ट के प्लेस, नॉमिनेटिव केस में कौन आता है, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ये केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस मीन्स जो कर्ता के रूप में ज्यादातर हमेशा सब्जेक्ट के रूप में वो कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव हुआ यानी कि कर्म के रूप में, जो सेंटेंस में कर्म के रूप में आता है, वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव केस जो संबंध बताता है, किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से जो संबंध बताता है, वो हो गया पजेसिव केस। फिर जो फर्स्ट पर्सन है,
सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके भी नंबर होते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, फिर सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल। अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है। जैसे आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यानी कि जब मैं बोलता हूं तो एक सिंगुलर का बोध होता है, जब वी बोलते हैं तो एक से ज्यादा का बोध होता है। तो वो नॉमिनेटिव केस के फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, सेकेंड पर्सन वी। उसी प्रकार सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर दाऊ हो गया और प्लूरल यू हो गया। एक्चुअली दाऊ क्या है, पहले दाऊ यूज होता था तू के लिए, यानी कि जब हम तुम कहते हैं, तू कहते हैं, तो उससे एक का बोध होता था। एक का बोध कराने के लिए हम दाऊ का यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में अब इसको लोग खत्म कर दिया, अब यू का ही प्रयोग करता है और यू का प्रयोग करते हैं और आर्टिकल के साथ उसे हम कैटेगराइज कर लेते हैं, ये सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे आप एक डॉक्टर है तो हम वहां बोलते हैं यू आर ए डॉक्टर, बोलते हैं यू आर डॉक्टर्स, यानी कि आप लोग डॉक्टर हैं। तो वहां पे हमने क्या किया, एक के लिए वहां आर्टिकल का यूज कर लिया, एक का यूज कर लिया, जिससे सिंगुलर वो बन गया। लेकिन पहले सिंगुलर के लिए दाऊ यूज होता था, प्लूरल के लिए यू यूज होता था। फिर थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर में ही, सी, इट और प्लूरल में दे का यूज होता है। उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में आई का मी हो जाता है और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल वी का अस हो जाता है। जैसे हम इसको क्या करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट की, जैसे लेट अस गो, हम लोग चले, चाहे हम यूज करते हैं ही गिव्स मी अ बुक, उसने मुझे, वह मुझे एक किताब देता है। तो वहां पे हम क्या हुए, मी को ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं, तो वहां पे मी हो गया। फिर सेकेंड पर्सन में सिंगुलर जो नंबर है उसका ये दी हो गया और प्लूरल नंबर में यू का यू हो गया। फिर थर्ड पर्सन में, ये अभी ऑब्जेक्टिव केस चल रहा है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही का हिम, सी का हर और इट का इट हो गया और प्लूरल में दे का देम हो गया। उसके बाद पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस मीन्स संबंध, यानी कि फर्स्ट पर्सन हो गया के सिंगुलर में आई, जो नॉमिनेटिव केस में था उसका पॉजेसिव केस में माई हो गया और माइन हो गया। फिर प्लूरल में आवर हो गया, आवर्स हो गया, ये सेकेंड पर्सन के, ये फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में दाई और दाइन हो गया और प्लूरल में योर और योर्स हो गया। फिर थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हीज, हर, इट्स हो गए और प्लूरल में दियर और दियर्स हो गए। दोस्तों पॉजेसिव केस में दो दिया हुआ है, माई और माइन। इसका यूज क्या है, एक नाउन के पहले होता है और एक नाउन के बाद में यूज होता है। जैसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, जो क्या होता है, किसी नाउन के पहले लग के उसकी विशेषता बताता है। तो जैसे यह मेरी किताब है, तो वहां हम क्या लिखते हैं कि दिस इज माई बुक, यानी यहां पॉजेसिव का यूज हुआ बुक के पहले, यानी कि नाउन से पहले। लेकिन हम कहते हैं कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यानी कि यह किताब मेरी है, किताब का संबंध मुझसे बताता है। तो यहां पे हमने माइन लास्ट में यूज किया, तो इसके प्रयोग अलग तरीके से होते हैं, मतलब एक ही होता है, उसका यूज करने का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको जो चार्ट बना दिया, ये जो टेबल आपको बना दिया, ये हमेशा आपको माइंड में रखना ही रखना है। जैसे जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर जब बताएंगे, उसमें बोलेंगे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस का यूज होता है। अब आप अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जान ही नहीं रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, उस समय ट्रांसलेशन बनाना तो दूर बात है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जब हम बोले कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, तो दोस्तों इस टेबल को एकदम माइंड में, इसको माइंड में समझिए कि इसको छाप लीजिए, प्रिंट कर लीजिए कि आपके माइंड में हमेशा रहे ही रहे। और जो चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो देखिए इंग्लिश कैसे नहीं आती है, चाहे वो जो भी हो, आप जिस स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स हो,
10th का हो, 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, अपर लेवल हो, किसी भी लेवल के आप स्टूडेंट हो, आपके लिए इंग्लिश सीखना बिल्कुल चुटकी का खेल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। और जो भी व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे दबाना मत भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसलेशन के और बेसिक कौन कौन से रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के साथ। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।